आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माई चैनल। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 26 से स्टार्ट करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो तक सेक्शन 25 कर लिए थे। सेक्शन 26 डेप्ट्स टू हैव प्रायोरिटी। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी? एक सेक्शन 23 में भी हमने पढ़ी थी, सब सेक्शन 3 क्लॉज ए में, जहाँ पे क्या बोला था कि अगर किसी डिपेंडेंट को कोई भी तुम्हें मेंटेनेंस वगैरह प्रोवाइड करना है तो जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी से पहले तुम्हें सारे डेप्ट्स को पे करना होगा नेट वैल्यू निकालने के लिए। अब डेप्ट्स को हमने कहा था प्रायोरिटी देनी होगी, तो ये सेक्शन 26 में भी लिखा है। क्या कह रहे हैं? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 27, डेप्ट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्टेड और पेबल बाय द डिसीज, जो भी डिसीज को देने थे या कॉन्ट्रैक्ट किया था, कुछ भी था, शैल हैव द प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द क्लेम्स ऑफ हिज डिपेंडेंट्स फॉर मेंटेनेंस। तो डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस देने से पहले सबसे पहले जो तुम प्रायोरिटी दोगे वो किसको दोगे? डेप्ट्स को दोगे। किसको दोगे? डेप्ट्स को दोगे। ठीक है। सेक्शन 27, मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज। कह रहे हैं क्या तुम मेंटेनेंस को किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग चार्ज क्रिएट कर सकते हो? अ डिपेंडेंट्स क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी अ चार्ज ऑन द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। तुम डिसीज्ड की किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते एज रिक्वायर्ड बाय देम, एज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है। अनलेस वन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द विल ऑफ द डिसीज्ड, अगर वो चीज़ डिसीज ने लिख रखी है विल में तब अलग बात है, वरना तुम मेंटेनेंस को एज अ चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है। बाय एग्रीमेंट बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द ओनर ऑफ द एस्टेट, या कोई अगर एग्रीमेंट है एस्टेट जो प्रॉपर्टी है उसके ओनर या डिपेंडेंट के बीच, तब तुम चार्ज क्रिएट कर सकते हो। वरना क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है शैल नॉट बी अ चार्ज। ये मैंडेटरी है, ये क्या है, तुम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हो, पर एक्सेप्शंस बता दिए हैं, विल, एग्रीमेंट या अदरवाइज। ओके। नाउ लास्ट सेक्शन जो सेक्शन 28 है, सेक्शन 28 बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। इफेक्ट क्या होगा ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट या मेंटेनेंस। इसका मतलब अगर मेरे को इस प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस देना था डिपेंडेंट्स को, वाइफ को, चिल्ड्रन को, किसी को भी मेरे को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना था इस प्रॉपर्टी से, तुमने इस प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफर कर दिया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा देखते हैं। Where a dependent has a right to receive maintenance out of an estate and such estate or any part is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee। क्या बोल रहे हैं? देखो, कह रहे हैं जब डिपेंडेंट के पास राइट था कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा, मैंने अभी बताया उस प्रॉपर्टी से, और वो प्रॉपर्टी क्या है, तुमने ट्रांसफर कर दी, तो तुम जो डिपेंडेंट है वो अभी भी उसके पास राइट है, वो मेंटेनेंस ले सकता है। किसके अगेंस्ट में एनफोर्स करवाएगा? वो ट्रांसफरी के अगेंस्ट में। मतलब अब मैं इस बंदे के पास प्रॉपर्टी थी, इससे ना मेंटेनेंस लेकर इस पर्सन ने जिसको मेंटेनेंस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफरी को, मैं अब इस पर्सन से क्या है, मेंटेनेंस लूंगी जो डिपेंडेंट है। पर आगे क्या बोल रहे हैं? अगर ट्रांसफरी हैज नोटिस ऑफ द राइट और इफ द ट्रांसफर इज ग्रेटेड टू अस, ठीक है, फ्री में ही दे दी, बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट। अगर पर उसको कोई नोटिस नहीं था ट्रांसफरी को और तुमने कंसिडरेशन में उसको वो प्रॉपर्टी दी है, तब ट्रांसफरी वहाँ लायबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर प्रॉपर्टी तुम ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफरी को तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो एज अ गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट दे रहे हो, और इफ़ ही हैज़ नोटिस, या इसको नोटिस था कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें से तो डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस देना है, तो फिर वो चीज़ तो ट्रांसफर ही देगा मेंटेनेंस उस प्रॉपर्टी से। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स पर्सन था इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है एज अ गिफ्ट, और ट्रांसफरी को इस चीज़ का नोटिस भी था। बट अगर ट्रांसफरी को कोई नोटिस ही नहीं है प्रॉपर्टी का, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी तो मेंटेनेंस के लिए रख रखी है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसने कैश देकर खरीदी है, ठीक है, कंसिडरेशन में खरीदी है, तब ये लायबल नहीं होगा ट्रांसफरी मेंटेन करने के लिए जो प्रॉपर्टी इसके पास मिली है उसमें से, तब वो मेंटेन नहीं करेगा, वो लायबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 28। तो ये हमारा सेक्शन 28 जो था वो लास्ट था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। ठीक है।
हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट भी कर चुके हैं और हिंदू सक्सेशन एक्ट भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आई विल ट्राई टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड। उसमें थोड़े से सेक्शंस रह गए थे, शायद 20 के आसपास, वो सेक्शंस कंप्लीट करवाऊंगी या मैं हिंदू लॉ पर बनाऊंगी। ठीक है, देखते हैं इनमें से मैं कौन से वीडियोज़ आगे अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.